तो आज के वीडियो में मैं आपको हाल में ही यूपी पुलिस ने जिस कन्वर्जन माफिया को एक्सपोज किया था उसके बारे में बताऊंगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पॉलिटिकल दावा की जो आइडियोलॉजी है वो इंडिया की डेमोक्रेसी को अंदर से डिस्टेबलाइज और इस्लामाइज करने की कोशिश कर रही है। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो हाल में ही इस्लामिक दावा सेंटर नाम के ऑर्गेनाइजेशन पर यूपी पुलिस ने एक रेड की और जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम नाम के दो आदमियों को एक कन्वर्जन माफिया चलाने के लिए गिरफ्तार किया। इस इन्वेस्टिगेशन में यह भी रिवील हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के ISI और पाकिस्तान के जमात उद दावा जैसे इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी फंडिंग मिल रही थी। और कमाल की चीज इस सिचुएशन में यह थी कि वो किस तरह से लालच दे के लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। तो यंग लड़कों को ये लोग शादी का लालच दे के कन्वर्ट कर रहे थे। और भैया हमारे इंडिया के लौंडे भी इतने ठरकी हैं कि एक बार इनको 4 बीवियों का लालच क्या दे दिया, ये तुरंत कन्वर्ट होने को तैयार हो जाते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इन दोनों लोगों ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया है कि करीब करीब 1000 लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया है। एंटी टेरर स्क्वाड ने यह भी पाया है कि इन्होंने करीब करीब 31 लड़कियों को भी इस्लाम में कन्वर्ट करके उनकी शादियां करवाई हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ज्यादातर गरीब परिवार के या अनएजुकेटेड लोगों को टारगेट कर रहे थे और इन लोगों को नौकरियों का या पैसे का लालच दे रहे थे। इनफैक्ट इन दोनों को जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया है उससे ये भी पाया कि ये लोग एक्चुअली हियरिंग और स्पीच इंपेयर्ड लोगों को भी टारगेट करके कन्वर्ट कर रहे थे। और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जमात उद दावा और ISI का प्रूफ और भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को कन्वर्ट किया गया था उन लोगों के फैमिली मेंबर्स ने यह कहा है कि उनको पाकिस्तान से फोन कॉल आए थे धमकी भरे हुए कि आप अपने बच्चों को लोकेट करना भूल जाइए। तो रास्ते में फ़ोन आया था, वहाँ से कोड आया था 92 करके कोड था और फ़ोन आया था। वो फ़ोन बेटे के फ़ोन पे एक्चुअल में क्या था कि मैं बेटे का फ़ोन अपने पास रखता था, तो उसका फ़ोन आया मेरे पास। तो मैंने फ़ोन सुना तो उन्होंने क्या मेरे से कि भैया आपने 2 महीने रख के इसको क्या हासिल कर लिया। फिर मैंने नेट पे सर्च करके देखा तो 90 का कोड जो है ना पाकिस्तान का था वो। और इस सारे के सारे कन्वर्जन माफिया से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है, क्योंकि जब भी हम इंडिया में कन्वर्जन के बारे में सोचते हैं तो हम ज्यादातर क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मुस्लिम्स भी इंडिया में काफी कन्वर्जन एक्टिविटीज करते हैं और इनमें से कई कन्वर्जन जो एक्टिविटीज हैं वो काफी क्लियरली पॉलिटिकल गोल से भी जुड़ी हुई होती हैं। तो जो कन्वर्जन की प्रैक्टिस मुस्लिम्स करते हैं उसको दावा कहा जाता है। तो दावा के 2 गोल्स हैं। पहला तो नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम में कन्वर्ट करके और इस्लामिस्ट बनाओ, और दूसरा गोल के जो एग्जिस्टिंग मुस्लिम्स हैं उनको और भी एक्सट्रीम इस्लामिस्ट बनाओ। याद रखिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को यूपी पुलिस ने बस्ट किया है उसका नाम भी इस्लामिक दावा सेंटर था, और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भाई हम तो लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि कुफार जो सोचते हैं वो गलत है। कि इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत होगी कि लोगों को जहन्नम की आग से बचा के जन्नत का रास्ता दिखा देना जी, और गलत रास्ते से निकाल के सही रास्ते पे ले आना, सिराते मुस्तकीम पर। इससे बड़ी और कोई खिदमत नहीं हो सकती। साला इस तरह के आर्गुमेंट लेके जब लोग हिंदुओं के पास आते हैं तो हिंदुओं को भी बोलना चाहिए कि सुनो ऐसा है चीचा, हमको आग से डर नहीं लगता, अग्नि तो हमारे देवता है, हमारे पास अग्नि आएंगे तो हम तो हवन कर लेंगे, हम दिया जला लेंगे, हम बैसाखी मना लेंगे। आप हमारी टेंशन मत लो, आप अपनी टेंशन ले लो। और ये भाई साहब जो है वो हिंदुओं के इतने सारे देवी देवताओं को देख के भी कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान 33 करोड़ देवी देवताओं को कैसे वो काउंट ही नहीं कर सकता, उनकी उपासना तो बहुत दूर की बात है। देवी देवता पे आप कंफ्यूज हो गए यार। शायद ये लोग इसीलिए सफेद कपड़े पहनते हैं ताकि इनको कोई कंफ्यूजन ना हो। कहीं ये गलती से किसी कपड़े की दुकान में चले गए और इतनी सारी वैरायटी देख ली तो कंफ्यूजन के मारे इनका दिमाग ही फट जाएगा। तो अब हमें पता चल गया है कि भाई दावा होता क्या है। अब हमें पता करना है कि इस पॉलिटिकल दावा के गोल्स क्या हैं। एक कमाल का बहुत डिटेल्ड पेपर लिखा है दावा की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर एक्स मुस्लिम एक्टिविस्ट और स्कॉलर अयान हिरसी अली ने। वो पूरा का पूरा पेपर मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। उन्होंने दावा के बारे में कहा है कि भाई आज के समय में जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हैं वो टेररिज्म करके अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो अमेरिकन और वेस्टर्न कुफार्स हैं वो तो सीधे इनका बम्बू कर देंगे। उसके ऊपर से जो इंडियन कुफार हैं उन्होंने भी कई बार इनकी पैंट उतारी हुई है जंग में। बेटा तुमसे ना हो पाएगा,
हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, यहाँ पर आती है दावा की स्ट्रेटजी। दावा का गोल है कि मुस्लिम सोसाइटी को और सोसाइटी इन जनरल को नॉन वायलेंट तरीके से इस्लामाइज और रेडिकलाइज किया जाए। अकॉर्डिंग टू अयान हिरसी अली, पॉलिटिकल दावा का अल्टीमेट गोल है कि एक डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेटिक और सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको शरिया लॉ से रिप्लेस किया जा सके। और देखिए, इससे पहले कि आप लोग संगी बोलना शुरू करें, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ अयान हिरसी अली नहीं कह रही, ये एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स ने खुद कहा है। एक 1991 डॉक्यूमेंट जो कि यूएस मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर मोहम्मद अकरम ने लिखा था, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि हमारा काम अमेरिका में है एक ग्रैंड जिहाद करना, जिसमें कि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अंदर से खोखला करके डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये जो दावा की एक्टिविटीज हैं, इनको काफी अच्छी फंडिंग भी मिलती है। 1973 से लेके 2002 तक सऊदी अरेबिया ने अराउंड $87 बिलियन खर्चा किए हैं दावा एक्टिविटीज के लिए। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर जॉश मार्टिन, 1970 से लेके मिडिल ईस्ट की चैरिटीज ने अराउंड $110 बिलियन खर्च किए हैं दावा एक्टिविटीज के लिए। तो हमें अभी तक यह पता चल चुका है कि दावा है क्या और दावा के गोल्स क्या हैं। अब हमें यह पता करना है कि पॉलिटिकल दावा किस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। तो इनका पहला गोल है कि पूरी की पूरी मुस्लिम सोसाइटी को और सभी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को और लीडरशिप को पूरी तरह से इस्लामाइज और रेडिकलाइज किया जा सके। इनका दूसरा गोल है किसी भी तरह की मुस्लिम लिबरलिज्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इस स्ट्रैटेजी में इनको नॉन मुस्लिम सेक्युलर लिबरल से भी काफी मदद मिलती है, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे रेडिकल्स को सपोर्ट करते रहते हैं। और तीसरा स्टेप है अपने रेडिकल बेस का इस्तेमाल करके और बेवकूफ सेक्युलर लिबरल्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को और उनके सेक्युलर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रेडिकलाइज और इस्लामाइज करना। यह स्ट्रैटेजी कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। यह स्ट्रैटेजी कम्युनिस्ट चाइना में भी इस्तेमाल कर चुके हैं और नाज़ीज जर्मनी में भी इस्तेमाल कर चुके हैं सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा करने के लिए। The Nazis engaged in what is loosely and euphemistically translated as the coordination of all German life. This coordination was introduced using the German legal system and enforced by the Nazi police state, leading to the Nazification of the country. The Nazi Party took over the state's infrastructure by blurring the dividing lines between party and state institutions and thus creating Nazi Germany or the Third Reich. और इसलिए आज की डेट में हम अपने एक हाथ की उंगली में गिन सकते हैं ढंग के प्रोग्रेसिव मुस्लिम रिफॉर्मर्स को, क्योंकि भैया आज के जो कई सारे रिफॉर्मिस्ट प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं ना, उनमें से बहुत सारे ढोंगी हैं। क्योंकि भाई प्रोग्रेसिविज्म के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे ये लोग जो हैं हिंदुओं को अटैक करते हैं, हिंदुइज्म को अटैक करते हैं, खुद को कम्युनिस्ट और एथीस्ट भी बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है इस्लाम को अटैक करने की, Nothing to say. I have nothing to say. तब ये लोग साले सन्नी देओल से अभय देओल बन जाते हैं तुरंत। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स क्लियरली हम इंडिया में भी देखते हैं। इसी तरह की कन्वर्जन और इस्लामाइजेशन की एक्टिविटीज हम इंडिया में तबलीगी जमात से भी देखते हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मुस्लिम मूवमेंट्स में से एक है। Placing the entire emphasis on proselytization or spreading the faith, which is what the literal meaning of the word tabligh means. भले ही ये फिलहाल नॉन वायलेंट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो इंडिया में, लेकिन ये सिखा क्या रहे हैं अपने मदरसों में, अपने मॉस्क्स में, कि कुफार और उनका जो कल्चर है वो हमारे से नीचे है, औरतें जो हैं वो हमारे से नीचे हैं, इस्लामिक कानून जो है वो सेक्युलर कानून के भी ऊपर है, LGBTQ कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल गलत है और हमें अग्रेसिवली दूसरों को कन्वर्ट करना चाहिए। तो इस तरह की सीख के साथ, इस तरह की सोच के साथ अगर ये लोग पावर में आते हैं तो कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी तो नहीं बनाएंगे ना। मतलब अगर आप स्वरा भास्कर को अपनी फिल्म में रोल दोगे तो कोई अच्छी मूवी तो नहीं बनेगी ना। और तबलीगी जमात की भी असली शक्ल देखिए, क्योंकि इंडिया में तो ये बड़े नॉन वायलेंट हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जहां पर इनके पास इंस्टीट्यूशनल पावर है, वहां पर देखिए वो हिंदुओं को, हिंदुइज्म को कॉन्स्टेंटली अटैक करते हैं और हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। सेम स्ट्रेटेजी आप देखिए कन्वर्जन की और इस्लामाइजेशन की, वो PFI भी इंडिया में कर रही है। Charitable trust that Zainaba is a part of is a disguise. Her confession only confirms what the NIA said in its dossier on the Popular Front of India. The dossier read, the PFI is running a religious conversion facilitation center called Satyasarani. आपके मदारिस को बंद किया जा रहा है, कल आपसे कुरान छीना जाएगा। अगर आज आप अपनी हिफाजत के लिए तैयार नहीं हुए तो खुदा की कसम इस मुल्क के अंदर ब्राह्मण के अलावा कोई और बाकी नहीं रहेगा। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है। इसको किसी काम पे लगाइए,
इसे कोई ढंग का काम दीजिए, नहीं तो ये ऐसी झगड़े करती रहेगी। अरे मुझे तो लगा आप लोग अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, ये किस तरह का अपलिफ्टमेंट है भाई? ये क्या लॉजिक है? हेलो, हाँ, ओ अच्छा, ओ अच्छा, मैं समझ गया। ये पीएफआई से फोन आया था, मुझे ये कह रहे हैं कि इनके अपलिफ्टमेंट का मतलब हुआ कि हम आपको अपलिफ्ट करके भगवान के पास ही भेज देंगे। ये है अपलिफ्टमेंट इनका। और इस तरह की इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है, यूके में भी देखिए कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अंजुम चौधरी की जो अल महाजरून ऑर्गेनाइजेशन है। The new study from the Royal United Services Institute, which has accused the Al Muhajirun group of being behind a string of terror attacks both here and abroad. उसके ऊपर से यूके में सिख कम्युनिटीज के कई मेंबर्स ने कंप्लेन किया है कि उनकी बेटियों को, बहनों को टारगेट किया जा रहा है, ग्रूम किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एक बार आपने रेडिकलाइजेशन कर ली, इस्लामाइजेशन कर ली, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, इनफिल्ट्रेटिंग पॉलिटिक्स। तो क्योंकि फिलहाल तबलीगी जमात और पीएफआई जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप को सोशल अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसा दिखा रहे हैं, उसके ऊपर से इन ऑर्गेनाइजेशंस का इस्लामिक सोसाइटी में भी काफी दबदबा है। इस वजह से इनको काफी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि पीएफआई ने कांग्रेस पार्टी के साथ केरला में और कर्नाटका में गठबंधन बनाया हुआ है। तबलीगी जमात को भी कांग्रेस पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टी और एआईएमआईएम से काफी सपोर्ट मिला है। अमेरिका में भी देखिए इसी तरह की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जा रही है। कई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि केयर, जैसे कि इजना, जैसे कि बॉयकॉट, डाइवेस्ट एंड सैंक्शन बीडीएस, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अलेजेड लिंक्स हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ, जमात इस्लामी के साथ, हमास के साथ। लेकिन उसके बावजूद इन ऑर्गेनाइजेशंस को अमेरिकन गवर्नमेंट से सपोर्ट और फंडिंग तक मिलती है। इनफैक्ट इस तरह के ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिशियंस से सपोर्ट मिलता है और कई ऐसे पॉलिटिशियंस तो इन ग्रुप्स में इन्वॉल्व भी हैं। तो हमने अभी तक देखा है कि पॉलिटिकल दावा है क्या, पॉलिटिकल दावा के गोल्स क्या है, पॉलिटिकल दावा के स्ट्रेटजीज क्या है। तो अब हमें देखना चाहिए कि भाई इस पॉलिटिकल दावा को हम टैकल कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक सवाल आता है कि भाई अगर ये नॉन वायलेंट तरीके से दावा कर रहे हैं तो इनको पूरा अधिकार होना चाहिए ना। लेकिन ऐसे मामले में कार्ल पॉपर का जो पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस है उसको भी हमें याद करना चाहिए कि अगर हम लोग टॉलरेंट हैं और हम इनटॉलरेंट लोगों को अनलिमिटेड टॉलरेंस देते रहेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम टॉलरेंट लोगों का तो नाश हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ टॉलरेंस का भी नाश हो जाएगा। तो इस पैराडॉक्स को अपने दिमाग में रखते हुए भले ही मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नॉन वायलेंट लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं इस तरह के रेडिकलाइजेशन को और पॉलिटिकल दावा को टैकल करने के लिए। अयान हिरसी अली ने अपने पेपर में कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं जिन रिकमेंडेशन से मैं काफी हद तक अग्री करता हूं, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट को यह रियलाइज करना चाहिए कि पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो सिर्फ एक रिलीजन नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है। इंडियन गवर्नमेंट को पॉलिटिकल दावा का डेंजर भी समझना चाहिए बहुत क्लियरली कि ये जो रेडिकलाइजेशन करता है ये हिंसा के जस्ट पहले वाला स्टेप है, और इसलिए गवर्नमेंट को दावा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्लोजली देखना चाहिए कि इनका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह फ्रांस ने हाल में ही एक सिस्टम डेवलप किया है जो कि मॉस्क्स और मदरसों की फंडिंग को और मौलवीज की ट्रेनिंग को मॉनिटर करेगा, उसी तरह का सिस्टम इंडिया में भी हमें डेवलप करना चाहिए कि अगर कोई भी मॉस्क या मदरसा या मौलवी ओपनली एंटी हिंदू, ओपनली एंटी इंडिया या ओपनली एंटी डेमोक्रेटिक इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन सिखा रहा है तो उसको या तो डिफंड कर दिया जाएगा या गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया जाएगा या फिर पूरी तरह से बैन किया जाएगा। अभी मदरसे और मॉस्क जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई भी मॉस्क या मदरसा या मौलवी रेडिकलाइजेशन सिखा रहा होगा अपने मदरसे में खुल्लम खुल्ला तो उसको तुरंत गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में लाया जाएगा। और फाइनल स्टेप है कि रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम्स को पूरा सपोर्ट दिया जाए, उनको फाइनेंशियली और पॉलिटिकली सपोर्ट किया जाए ताकि उनकी जो आवाज है वो बुलंद हो और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम्स तक पहुंच सके। हामिद और मेहरुनिसा दलवई जैसे जो रिफॉर्मिस्ट थे इस्लाम के, वो तो इंडिया में गुमनामी में मर गए, लेकिन ऐसा दोबारा कभी इंडिया में नहीं होना चाहिए। हमें असली रिफॉर्मिस्ट आवाजें ढूंढनी चाहिए, आरफा खानूम, राणा अयूब और उमर खालिद जैसे फेक रिफॉर्मिस्ट नहीं। वो लोग वैसे ही प्रोग्रेसिव और रिफॉर्मिस्ट हैं जैसे कि ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेकर है।
तो असली रिफॉर्मर्स को ढूंढिए, भले ही वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से डिसएग्री करते हो, लेकिन एज लॉन्ग एज वो कुरान की लिटरल इंटरप्रिटेशन को कम करने को तैयार हैं, एज लॉन्ग एज वो नॉन मुस्लिम्स की तरफ एटीट्यूड्स को चेंज करने को तैयार है, LGBTQ की तरफ एटीट्यूड्स को चेंज करने के तैयार है, एज लॉन्ग एज वो डेमोक्रेटिक और प्लूरलिस्टिक वैल्यूज को एम्ब्रेस करने को तैयार है, तब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को और गवर्नमेंट को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे पॉलिटिकली हो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल दावा को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या और स्टेप्स लेने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, यूट्यूब पर मेंबर बने, पेट्रियन पर मेंबर बने। बाकी मैं आपको भैया अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।